नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ई नगर पालिका पोर्टल के हैक होने से टैक्स प्रक्रिया हुई प्रभावित। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में नहीं हो पाया टैक्स जमा। अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने नगर निगम की टीम ने सिविक सेंटर में कार्यवाही की। 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। जबलपुर में WCREU के राष्ट्रीय अधिवेशन में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर दिया एकजुटता का संदेश। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में जबलपुर, कोटा और भोपाल मंडल के हजारों कर्मचारी हुए शामिल। और बरगी थाना अंतर्गत तिनसी क्रॉसिंग के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच में जुटी पुलिस। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने शुक्रवार को सुशासन की शपथ ली। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर कार्यालय के मार्गदर्शन कक्ष में शुक्रवार को सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। अपर कलेक्टर बाबूराम गौड़ ने सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 24 दिसंबर को रविवार और 23 दिसंबर को शनिवार शासकीय अवकाश होने की वजह से आज 22 दिसंबर को अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन की शपथ ग्रहण कराई गई। जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। ई नगर पालिका पोर्टल हैक हो जाने से जबलपुर नगर निगम की टैक्स प्रक्रिया ठप पड़ गई है। मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं का डेटा हैक होने की आशंका नहीं है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिकृत वेबसाइट ई नगर पालिका पोर्टल पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। इसका पता चलते ही अधिकारियों ने पोर्टल बंद कर दिया है। पोर्टल बंद होने से जबलपुर नगर निगम में टैक्स जमा कराए जाने की प्रक्रिया फिलहाल बंद है। जल शुल्क एवं प्रॉपर्टी शुल्क सहित कई तरह के टैक्स जमा नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा अधिकारी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पोर्टल हैक कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से पोर्टल बंद किया गया, जिसे जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। हाँ, कल सुबह से कुछ ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक का खबर है और इस वजह से अभी थोड़ी टैक्स जमा होने में परेशानी आ रही है। इसके लिए भोपाल लेवल पे बात चल रही है और उसमें रिकवर करने का कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही उसमें हो जाएगा। कल भी एक बार रीस्टार्ट हुआ था मगर तो फिर परेशानी आ गई थी, इसलिए काम बंद है अभी। और अभी कल दिन भर और आज कोई भी तरह का टैक्स या किसी तरह की राशि नगर निगम में जमा नहीं हुई है। ये जल्दी ही सुधर जाएगा और इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया और स्टेट साइबर सेल जांच में जुटी हुई है। जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के डाटा हैक होने की आशंका नहीं है। सड़कों एवं फुटपाथों पर जमे अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने सिविक सेंटर क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरों को हटाया गया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सिविक सेंटर, बड़ा फुहारा, मिलौनीगंज क्षेत्र में बेजा कब्जे हटाए गए। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान सिविक सेंटर में कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। गहमागहमी के बीच करीब 2 दर्जन ठेले टपरे हटाए गए। आप लोग की जो भी सामग्री है भी सब जब्त की जाएगी। सभी ठेले टपरे वालों को निगम द्वारा बार-बार सूचना की जा रही है। ये माननीय महापौर आयुक्त महोदय के निर्देशन में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हो रही है और ये सिविक सेंटर, चौपाटी, मिलौनीगंज, बड़ा फुहारा, ये निरंतर जो अस्थायी रोड के अतिक्रमण कर रहे हैं इनको हटाने की कार्रवाई। इनको अंदर भी जगह दी गई थी चौपाटी लगाने के लिए ठेले वाली? नहीं, वो तो जेडीए की थी और जेडीए ने वो अपनी वापस कर ली। अभी कुछ विवाद भी हुआ है। हाँ, अभी विवाद हुआ है। यहाँ के कुछ ठेले टपरे वाले हमारे कर्मचारी से लिपट गए थे, जुमा झटकी हुई और उसके हाथ में चोट भी आई। उसकी FIR करेंगे क्या आप उसकी? अभी हम अपने उच्च अधिकारियों से बोलेंगे, अधिकारियों को ही पावर है FIR दर्ज करवाने की। अब स्थायी व्यवस्था ये मेयर साहब और आयुक्त महोदय के ही कर सकते हैं और वो ही करेंगे इसका कोई स्थायी निदान। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान क्षेत्र कंप मचा रहा।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल के हजारों कर्मचारी भाग ले रहे हैं। संस्कारधानी जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का 2 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी नेता शामिल हो रहे हैं। 21वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल के सैकड़ों कर्मचारी भी जबलपुर पहुंचे हैं। इस अधिवेशन में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रमुख है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव और AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर वृहद आंदोलन होगा, जिसमें केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। हमारा मुख्य मुद्दा जो आज रहने वाला है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो पुरानी पेंशन बहाली का है। 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक हम 24 घंटे के आधार पर जो है सारे देश में भूख हड़ताल करेंगे और इसके बाद हम फरवरी के महीने में कोई तारीख निश्चित करके सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी, सारे राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक सब लोग मिलकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। हमारी सरकार से उम्मीद है कि वो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेगी और जो हमारे 2004 के बाद भर्ती हुए बच्चे और बच्चियां हैं उनको जो है वो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेगी। हम इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। खाली रेल कर्मचारी नहीं हड़ताल करेगा, इसमें राज्य कर्मचारी भी करेगा। खाली रेल बंद नहीं होगी, इसमें रोडवेज भी बंद होगी, इसमें सारा देश बंद होगा, भारत बंद होगा। इस अधिवेशन में कोटा, जबलपुर और भोपाल मंडल के लगभग 4 से 5 हज़ार कर्मचारी भाग लेंगे और यहाँ से रैली बहुत विशाल रैली निकाली जाएगी जो रेलवे स्टेडियम में खुले अधिवेशन में परिवर्तित होगी और वहाँ पर खुला अधिवेशन होगा। 11 प्रस्ताव हमारे वर्किंग कमेटी में डिसाइड किए गए हैं। उन 11 प्रस्तावों पर अगले वर्ष 2024 के अंदर उन 11 प्रस्तावों को लेकर के उस पर अमल करने का काम होगा और ऑडिटर की नियुक्ति, और इस वर्ष हमारा चुनावी साल भी है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने आए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की और एकजुटता का संदेश दिया। तापमान में आ रही गिरावट लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। सर्दी बढ़ने के साथ ही जुकाम, फ्लू, निमोनिया और बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। खास तौर पर छोटे बच्चे और बुजुर्ग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू और वायरल जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बढ़ती ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य मौसम के मुकाबले ठंड में सर्दी, जुकाम, फ्लू और निमोनिया की बीमारी के मरीजों की संख्या में वृद्धि होती है। खास तौर पर शिशु और बुजुर्ग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाना चाहिए और उचित इलाज कराना चाहिए। शिशु रोग विभाग की एक अलग OPD है। हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ संख्या में 5 हैं, तो वहाँ 2 से 3 विशेषज्ञ रोज उपलब्ध रहते हैं और इसलिए जितने भी बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं उनको अटेंड किया जा रहा है, बराबर उनकी जांच हो रही है, उनको जो भी दवाइयाँ की ज़रूरत है दवाइयाँ उपलब्ध है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। और ये सीज़न ही रहता है, इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चों की प्रतिरक्षी क्षमता कम होती है तो बच्चे प्रभावित भी होते हैं। तो ये हर साल इस सीज़न में बच्चों में सर्दी खांसी का प्रकोप बढ़ता है। सुविधाएं पूरी हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वार्ड हमारे यहाँ है। किसी बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होती है तो हमारे पास PICU भी है, बच्चों का ICU भी है, उसमें हम लोग भर्ती कर लेते हैं। सर्दी के इस मौसम में जिला अस्पताल में सर्दी, जुकाम और वायरल पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। रोजाना OPD में इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज के लिए आना जारी है। सर्दी से बचें, टोपी लगा के चलें, कहीं आना जाना हो तो अपना सर्दी से बचने के लिए अपना पूरे गर्म कपड़ों का उपयोग करें। बच्चों को और क्या कहते हैं बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसमें पैरालिसिस के भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं और दूसरी चीज़ सर्दी जुकाम से निमोनिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। बाहर की चौपाटी का कोई भी सामान ऐसे खटाई मटाई हो गई, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। बच्चों को सर्दी खांसी बहुत तेज हो गई है, 2-3 दिन से परेशान है। रोज लेके आ रहा है दवाई, BCG भर्ती है 3 दिन से। उनको भी कमजोरी है, बुखार है, सर्दी बुखार। डॉक्टरों ने मरीजों को उचित खान पान की भी सलाह दी है।
प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस की तैयारी जोरों पर है। ईसाई समुदाय के लोग जोर शोर से क्रिसमस पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। घरों गिरजाघरों में शानदार सजावट की गई है। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। ईसाई समाज क्रिसमस पर्व के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। घरों से लेकर गिरजाघरों तक क्रिसमस पर्व मनाने जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। घरों में क्रिसमस ट्री सजाने के साथ ही आकर्षक साज सज्जा की जा रही है। ईसाई समाज के लोग क्रिसमस पर्व की विशेष तैयारियां कर रहे हैं। इस त्योहार की तैयारियों में हमारा पूरा समाज, जबलपुर के तमाम चर्चों में तैयारियां शुरू हो गई है। रंग रोगन हो रहा है, डेकोरेशंस हो रहे हैं। वैसे ही हर ईसाई समुदाय के हर परिवार में भी अपने अपने घरों की सफाई, पुताई, लिपाई की तैयारियां शुरू हो गई है। घरों में पकवान बनने शुरू हो गए हैं और इस त्यौहार में सभी धर्मों के साथ हम सब मिलकर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और अपने तमाम पड़ोसी, दोस्त, मित्रों को बुलाकर हम लोग अपने चर्च और अपने परिवारों में बड़े धूमधाम से इस क्रिसमस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस के रूप में हम जो सेलिब्रेट करते हैं, हमारा समाज, मसीह समाज जो कहलाता हैगा, ये बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाता हैगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये हैगा कि 1 महीना पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर चर्च में 24 तारीख की रात को भी और 25 दिसंबर की सवेरे भी चर्चेज लगते हैंगे। घरों में अच्छे अच्छे खाना बनते हैंगे, पकवान खाते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं। कि ये पर्व बहुत ही माना हुआ पर्व है जो पूरे संसार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस पर्व पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं और अन्य धार्मिक आयोजन होंगे। इसके साथ ही घरों में शानदार तरीके से क्रिसमस पर्व का सेलिब्रेशन किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग संस्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 23 दिसंबर किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहा है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक हरेराम सिंह ने बताया कि 23 दिसंबर किसान दिवस को उनके संस्थान द्वारा अन्नदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बैंक की सभी 276 शाखाओं को कार्यक्रम आयोजित कर संगोष्ठी के जरिए अन्नदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। उन्हें किसान कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। हर साल 23 दिसंबर को देश किसान दिवस के रूप में मनाता है। उसके उपलक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक ने ये निर्णय लिया है कि 22 दिसंबर को हम SBI अन्नदाता दिवस के रूप में मनाएं। एंड आज के दिन हमारे हर ब्रांच में, न सिर्फ जबलपुर में, देश के कोने कोने में जहाँ भी हमारी शाखाएं हैं, हर ब्रांच में हम लोग बहुत तरह के वेरियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं किसानों के लिए। एंड अपने जबलपुर मॉड्यूल में हमारी कुल 276 शाखाएं हैं और अधिकतर शाखाओं में कृषि से रिलेटेड ऋण दिया जाता है या उसका कार्य होता है। तो सारी शाखाओं में आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उद्देश्य इसका सिर्फ इतना है कि किसानों का जो कंट्रीब्यूशन है, किसानों का जो सहयोग है, किसानों का जो भागीदारी है देश के विकास में, इकोनॉमी के विकास में और हम लोगों के विकास में, तो उनको याद करना। उप महाप्रबंधक श्री हरेराम सिंह के मुताबिक SBI द्वारा किसानों के हितों के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें छोटे छोटे कार्यों के लिए निजी साहूकारों से लोन न लेना पड़े। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। किसानों को अभी भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं पर उनकी साक्षरता में कमी के कारण, कहीं पर और भी किसी कारण से। तो हम लोग जो आज सारी शाखाओं में गोष्ठी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसानों को जागरूक किया जाए। किसानों को जागरूक किया जाए कि बैंक उनके लिए क्या क्या कर रही है। किसानों को जागरूक किया जाए कि हम न सिर्फ बड़े किसानों को ऋण देते हैं, छोटे छोटे किसानों को भी हम ऋण देते हैं। एंड छोटे से बड़े हमारी अंतिम कोई सीमा नहीं है, वहाँ तक हम ऋण देते हैं। और न सिर्फ हम किसी उपज करने के लिए, खेती करने के लिए ऋण देते हैं, तमाम तरह के उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो भंडारण हो, चाहे यदि कोई अन्य उपकरण लेना चाह रहे हों, चाहे वो डेयरी हो, हर तरह के कृषि कार्यों के लिए हम लोग ऋण देते हैं। एंड जो किसान भाई किसी कारण से अपने ऋण की अदायगी समय पर नहीं कर पाए हैं
और वो हमारे लहजे में वो NPA हो गया है, तो हम उसके लिए भी हमारे पास में ऋण समाधान एक योजना है, जिसमें कि किसानों को हम लोग आधे 50% से लेकर के 70-75% तक हम लोग किसानों को माफ़ी देते हैं। और न सिर्फ माफ़ी देते हैं, तुरंत उसको हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड जो सबसे प्रचलित और सबके सारे किसान भाइयों के प्रिय स्कीम है, उसमें तुरंत हम लोन भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि कि उनका जो प्रगति है, उनका जो प्रोग्रेस है वो जारी रहे। श्री हरिराम सिंह का कहना है कि SBI द्वारा चलाई जा रही योजना कृषि उद्यम ऋण एवं समृद्धि ऋण योजना से किसानों की तकदीर बदल रही है, किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। भारत कृषि प्रधान देश है, जबलपुर मध्य प्रदेश जहाँ पर कि हम हैं, कृषि में काफ़ी अग्रणी रहा है। तो ये आपके इस चैनल के माध्यम से हम सारे किसान भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर हर तरह की आपके मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के परिधि में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ हैं और हर शाखाएँ कृषि से संबंधित कार्य करती है। आपको जहाँ कहीं भी लगे कि यहाँ पर बैंक की हमें आवश्यकता है, आप नज़दीकी शाखा में जाएं और वहाँ से आप योजनाओं की जानकारी लें, योजनाओं का लाभ उठाएं, आप प्रगति करें और आपकी प्रगति हमारी प्रगति, आप हमारी प्रगति देश की प्रगति। तो एक बार फिर से सारे किसान भाइयों को उनके किसान दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और हम उनके प्रगति की कामना करते हैं। जय हिंद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि किसानों से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए बैंक की प्रत्येक ब्रांच में एक किसान हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि किसानों को योजनाओं की जानकारी बेहतर ढंग से प्रदान की जा सके। बरगी थाना क्षेत्र तिनसी फाटक के पास देर रात मोटरसाइकिल सवार 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बरगी थाना क्षेत्र तिनसी के पास देर रात 2 युवक महेश पटेल और अरविंद उर्फ गोलू पटेल सड़क हादसे का शिकार हो गए। मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक मड़ई देखकर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस हादसे के कारण का पता लगा रही है। गोलू पटेल और महेश पटेल सुकरी तरफ से आ रहे थे, जो तिनसी का ओवरब्रिज पड़ता है उससे उतरे हैं और रोड में बहुत बड़ा गड्ढा था जहाँ कोई डिवाइडर भी नहीं था। उस गड्ढे में जाकर किसी वाहन ने टक्कर मार दी पीछे से और उस गड्ढे में जाकर गिर गए। और जब 20 मिनट बाद मालूम चला, हम लोग वहाँ पहुँचे तो दोनों मृत अवस्था में वहाँ मिले। ये एक का नाम है धर्मेश पटेल उर्फ महेश पटेल, ये और दूसरे का नाम है अरविंद पटेल और उर्फ गोलू पटेल, ये बरगी के निवासी हैं, पटेल मोहल्ला। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और घटना की जांच की जा रही है। थाना संजीवनी नगर के अंतर्गत धनवंतरी नगर PNT कॉलोनी में रहने वाले 22 वर्षीय युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना संजीवनी नगर अंतर्गत PNT कॉलोनी धनवंतरी नगर में रहने वाले 22 वर्षीय युवक गौरव तंतुवाई ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देर रात परिजनों ने गौरव को फांसी के फंदे पर झूलते पाया, जिसके बाद परिजन सख्ते में आ गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। गौरव के पिता ने बताया कि गौरव काफी देर से अपने कमरे के अंदर था। जब वह बाहर नहीं निकला और परिजन कमरे में गए, तब उन्हें घटना का पता चला। कल शाम के बाद खाना पहुँचाए हैं, उसके बाद दरवाजा बंद कर लिया है और हम सोचे रात भर सो गया है। हम सुबह चले गए बाहर, अभी शाम को लौटे तब तक उसका दरवाज़ा नहीं खुला था। तब फिर हमने उसको सीढ़ी लगा के खिड़की से झांका तो देखा तो वो फांसी पे लटका हुआ था। पर हमने दरवाज़ा तोड़ के तत्काल अंदर गए, हमने उसको उतारा किसी तरह बच जाए वो। तब तक देखे तो पूरा शरीर ऐसा अकड़ गया था। अब हो सकता है वो 10 घंटे पहले 12 घंटे पहले जब भी उसने फांसी लगाई। पुलिस ने गौरव का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।